अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 बायोकेमिस्ट्री, पेज नंबर 10 पे आ जाओ। फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री का स्कोप पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री किस लिए इस्तेमाल होती है, फॉर व्हाट पर्पस बायोकेमिस्ट्री वो यूज, ठीक है, किस किस पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिस्ट्री के, कौन कौन से फायदे थे, फ्यूचर में कौन सी आगे मजीद जो सी डेवलपमेंट वगैरह होगी बायोकेमिस्ट्री में, वो हम लोगों ने प्रॉपर डिटेल में फर्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छा खासा हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने न्यू लेक्चर स्टार्ट करना है जो कि आपका सेकंड लेक्चर, जिसमें पेज नंबर 10 पे हम लोग आज पढ़ेंगे बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है असूल, ठीक है। बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स के जितने भी हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके प्रोसीजर में, उनको होने के तरीके में, उनके प्रोसेसेस में कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई असूल होते हैं जिनको हम लोगों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को वो रिएक्शंस फर्दर करने होते हैं, ठीक है। तो पहला जो सा असूल है, जो पहला जो सा प्रिंसिपल है वो कौन सा है? वो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। वन बाय वन हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा प्रिंसिपल्स हैं जो हर केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए, उस रिएक्शन को करने के लिए इन असूलों को नजर में, ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सबसे पहला जो सा असूल है वो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की मिकदार, उसकी क्वांटिटी, ठीक है। हाइड्रोजन आयन आप लोगों को पता है कि वाटर जो सा वो दो हाइड्रोजन आयन से मिलकर बना हुआ है। एक उसके अंदर ऑक्सीजन होता है और दो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है। तो आपके पेज नंबर 10 से हम लोग थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। पेज नंबर 10 पे वाटर इज मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। वाटर जो सा है बहुत ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर। कितना पाया जाता है? 65 to 70%, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर कितना पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर जो सा है 65 to 70% क्या पाया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर वाटर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सॉलिड वगैरह, ठीक है, ये चीजें पाई जाती हैं। लेकिन हमारी बॉडी का जो 70% जो कंसिस्टेंट है वो क्या है? वो वाटर है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है 70% किस चीज पर कंसिस्ट है? वाटर पे, ठीक है। बॉडी मास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन वाटर मॉलिक्यूल। अब 70% हमारी बॉडी के अंदर वाटर अगर पाया जाता है तो वाटर जो है हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट होता है, ठीक है। वाटर बनता ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कि जब दो हाइड्रोजन के अंदर बॉन्डिंग होगी तो मिलकर बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर 70% हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर 70% पाया जा रहा है, ओके। प्योर वाटर इज वेरी स्लाइटली डिसोसिएटेड, देयरफॉर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब प्योर वाटर जो है वो बहुत थोड़ा डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब होता है अपने आयंस में टूटना, ठीक है। डिसोसिएट होना मतलब अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, अपने आयंस में टूट जाना, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहा जाता है प्योर वाटर को? क्योंकि वो जो है प्योर वाटर है वो अपने आयंस के अंदर टूटता नहीं है, इस वजह से उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। लेकिन अगर प्योर वाटर नहीं है तो वो वाटर जो है फटाफट इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, गुड इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, मतलब फटाफट बहुत ज्यादा अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो प्योर वाटर नहीं होता है, जो दूसरा वाटर होता है वो बहुत ज्यादा गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन प्योर वाटर जो है वो अपने आयंस के अंदर फटाफट नहीं टूटता है, तो इस वजह से उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली वन ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर इज आयनाइज्ड एट एनी इंस्टेंट। किसी भी लम्हे में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर का कोई एक भी मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो सकता है, आयोनाइज हो सकता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, किस तरह ब्रेक डाउन होगा, किस तरह आयोनाइज होगा कि एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनेगा और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा नेगेटिव वाला, ठीक है। ये दो इस तरह आयन्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर इस तरह बनती है, ठीक है। तो पहले रूल की, पहले प्रिंसिपल की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आगे हम लोग सेकंड प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज पीएच, ठीक है। पीएच
पीएच बेसिकली क्या होता है, पीएच बेसिकली एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट है। क्या यूनिट है? यूनिट ऐसा यूनिट है जो सोल्यूशन के एसिडिटी और बेसिसिटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि ये जो सोल्यूशन है ये इसमें एसिड कितना ज्यादा है, इसमें बेसिक या अल्कलाइनिटी कितनी ज्यादा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? पीएच यूनिट इस्तेमाल होता है। किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी और अल्कलाइनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? पीएच यूनिट इस्तेमाल होता है। अब पीएच जो है, पीएच बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्म हुआ है, मतलब मैथमेटिक्स से ये डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब बेसिकली है नेगेटिव लोगार्थम, ठीक है। पी का मतलब क्या है? नेगेटिव लोगार्थम, जो मैंने आगे लिखा भी हुआ है। पी का मतलब होता है नेगेटिव लोगार्थम और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगार्थम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। नेगेटिव लोगार्थम मतलब एंटी लॉग, जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स मैट्रिक की मैथ में पढ़ा होगा, एंटी लॉग लेना सीखा होगा। तो पीएच का मतलब होता है एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर नेगेटिव लोगार्थम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब पीएच जो है, पीएच का एक स्केल होता है, ठीक है। वो स्केल जो होता है उसके ऊपर काउंटिंग होती है, कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 14 तक, ठीक है। ये मैंने सेंटर में लाइन लगाई, इसका मतलब है काउंटिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह ये काउंटिंग है, ठीक है। अब 0 से लेके 7 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी डेट्स होंगे, वो सोल्यूशन अगर इधर कहीं जाके रिले करेगा, इधर कहीं जाके रुकेगा, तो उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? वो सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक सोल्यूशन के अंदर मैंने एक स्केल डाला है 0 से 14, जितना मैंने पीएच का स्केल डाला है, और वो जो वाटर है वो ऑब्जर्व हुआ है 6 नंबर पे, ठीक है। 6 नंबर पे जाके वाटर जो है ऑब्जर्व हो गया है, तो उसका मतलब यह है कि वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं किसी और सोल्यूशन के अंदर डालूं और उस सोल्यूशन में जो वाटर है वो ऑब्जर्व हो जाए जाके 12 नंबर पे, तो फिर मैं बता सकती हूँ कि वो जो सोल्यूशन है वो बेसिक है। वो कैसे मुझे पता चला? कि मुझे पता है कि पीएच के स्केल में 7 से 14 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? बेसिक होंगी, मतलब अल्कलाइन होंगी, बेसिक या अल्कलाइन होंगी, ठीक है। और 7 का मतलब होता है प्योर वाटर, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, फिर दोबारा समझ आ जाएगी आप लोगों को। pH is a unit of measure which describes the degree of acidity and alkalinity of a solution। कि pH एक यूनिट है किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए? किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या अल्कलिनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी सोल्यूशन को बताने के लिए कि ये सोल्यूशन एसिड है या ये सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है। उसको बताने के लिए pH वाला यूनिट इस्तेमाल होता है या pH का स्केल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 14, ठीक है। ये एक स्केल पर मेजर किया जाता है जो 0 से 14 काउंटिंग तक मुश्तमिल होता है, ठीक है। The term pH is derived from P, the mathematical symbol of the negative logarithm, and H, the chemical symbol of hydrogen। अब pH जो है ये कहां से ड्राइव हुए? P बेसिकली एक मैथमेटिकल सिंबल है, किसका? नेगेटिव लोगार्थम को। नेगेटिव लोगार्थम के लिए हम लोग समटाइम एंटी लॉग के लिए हम लोग सिर्फ P भी लिख देते हैं, ठीक है। तो P किसका सिंबल है? नेगेटिव लोगार्थम का। और H किसका सिंबल है? H बेसिकली केमिकल सिंबल है, किसका? हाइड्रोजन आयन का। हम लोग हाइड्रोजन आयन के लिए सिर्फ केमिकल सिंबल H लिख देते हैं। जैसे फॉस्फोरस के लिए हम लोग केमिकल सिंबल P लिख देते हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए हम लोग केमिकल सिंबल N लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह केमिकल सिंबल है हाइड्रोजन आयन का क्या? H, ठीक है। The formal definition of pH। अब बेसिकली pH की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या याद करनी है? pH की डेफिनेशन है नेगेटिव लोगार्थम और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी के हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लोगार्थम को क्या कहते हैं? pH। pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगार्थम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, ठीक है। आगे ये फार्मूला आप लोगों ने करना है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग concentration of H positive ions, ठीक है। Solutions with the pH less than 7 are said to be acidic and solutions with the pH greater than 7 are called basic and alkalinity, ठीक है। ऐसे solutions जिनकी pH 7 से कम होगी, 0 से और 7 के दरमियान होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? acidic solutions कहेंगे। और ये किसकी मदद से पता चल रहा है? pH की मदद से, pH के स्केल की मदद से। और ऐसे solutions जिनकी pH जो है 7 से ज्यादा होगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक सोल्यूशन कहेंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशंस कहेंगे, ठीक है।
प्योर वाटर हैज अ पीएच ऑफ 7। प्योर वाटर की पीएच क्या होती है? 7 होती है। और ब्लड हैज अ पीएच ऑफ 7.35। ये आप लोगों ने दोनों एमसीक्यूज याद करने हैं, ठीक है। ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच बेसिकली 7.35 होती है। ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। पीएच की आप लोगों को समझ आ गई है। पीएच यूनिट है किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी और अल्कलिनिटी को बयान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो सा है वो है बफर सोल्यूशन, ठीक है। बफर सोल्यूशन ये एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, ठीक है। इस सोल्यूशन में क्या होता है? ये बेसिकली आप लोग यूं याद रखो कि बफर जो सा है नो इफेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर मैं एसिड डाल दूं, बेस डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, लेकिन इससे उसकी पीएच के अंदर कोई चेंज ना आए, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? बफर सोल्यूशन कहते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। Buffer is the compound or mixture of compounds that resist to changing pH of any solution on slight addition of acidic and basic solution or compound, ठीक है। अब बफर सोल्यूशन या बफर बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मिक्सचर है, ऐसा सोल्यूशन है जो पीएच को चेंज ना होने दे, उसमें जितना मर्जी एसिड डाल दो, जितना मर्जी बेस डाल दो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर एसिड डाल दो, बेस डाल दो, लेकिन पीएच में कोई फर्क ना है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? बफर सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द कोलॉइडल स्टेट्स, ठीक है। The word colloid means glutinous or resembling glue and was first used for the solutions of certain substances such as proteins, starch and gum which do not diffuse through most of the membranes. Colloidal state, colloid का word आपको पता है कि colloid का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ापन। अब हमें पता है कि जो चीज भी गाढ़ी होती है वो मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती है, तो ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा गाढ़ी और मेम्ब्रेन से आसानी से ना गुजर सकती हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कोलॉइडल स्टेट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल प्रोटीन, स्टार्च या गम है, इनके सॉल्यूशंस जब बनते हैं ना, ये बहुत ज्यादा गाढ़े हो जाते हैं, ठीक है। ये जब बहुत ज्यादा गाढ़े हो जाते हैं, मेम्ब्रेन से गुजर नहीं पाते, तो इस वजह से इन सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं? द कोलॉइडल स्टेट कहते हैं, मतलब गाढ़ापन इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। लास्ट जो सा प्रिंसिपल आज मैं पढ़ाऊंगी वो है क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। क्रिस्टलॉइड्स क्या होता है? क्रिस्टलाइजेबल सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व्स इन लिक्विड एंड पासेस इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। कोलॉइडल के ऑपोजिट जो सी चीज होती है वो होती है क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। क्रिस्टलॉइड जो सा है वो कोलॉइडल स्टेट के ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब जहां पर कोलॉइडल सब्सटेंसेस जो से मेम्ब्रेन से पास थ्रू नहीं हो सकते, उसी तरह क्रिस्टलॉइड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मेम्ब्रेन से इजीली पास थ्रू हो जाते हैं। इसके अलावा वाटर या किसी भी लिक्विड के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोलॉइडल स्टेट की बात करूं तो जो कोलॉइडल सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व या सोल्यूबल इजीली नहीं हो सकते, लेकिन क्रिस्टलॉइड सब्सटेंसेस या क्रिस्टलॉइड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व भी हो जाते हैं और इसके अलावा मेम्ब्रेन से भी इजीली पास थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। आगे एक और प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं हम लोग, विच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये वर्ड थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन्हें कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसी भी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डालने से किसी भी सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग कहते हैं। सोल्यूट क्या होता है? एक लिक्विड है मेरे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, ठीक है, वो वाटर उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं 2 चम्मच इसके अंदर चीनी डाल दूंगी तो वो चीनी जो मैंने थोड़ी मिकदार के अंदर डाली उसको हम लोग कहते हैं सोल्यूट, ठीक है। जब वाटर, सॉल्वेंट और शुगर जो सी है सोल्यूट, दोनों को जब मैं मिक्स करूंगी, डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगी, सोल्यूबल करने की कोशिश करूंगी, तो जो चीज बनेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। पेज आप लोगों के पेज नंबर 11 से हम लोग रीड कर लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। द फॉलोइंग 4 चेंजेस इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर सीन एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज इन द सोल्यूशन। अब
चार किस्म की चेंजेस, चार किस्म की तब्दीलियां नजर आएंगी जब हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को इंक्रीज कर देंगे। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अगर हम लोग ज्यादा डालेंगे तो सोल्यूशन के अंदर किस किस तरह की चेंजेस आ सकती हैं। जब हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को ज्यादा डालेंगे तो फिर क्या होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्शन में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा और वेपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। मतलब दो चीजें इंक्रीज करेंगे और दो चीजें डिक्रीज करेंगे। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सोल्यूट पार्टिकल को इंक्रीज करूं तो उससे क्या होता है, उससे उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देगा। लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर देगा और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर देगा। ये आप लोगों ने चार चेंजेस हर हाल में बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि ये चारों जितने भी चेंजेस हैं इनमें से एमसीक्यू भी बनता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी जितनी भी रहती हैं प्रिंसिपल्स, जितने भी असूल बाकी केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए रहते हैं उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज जितने प्रिंसिपल पढ़ा है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं और अपने रजिस्टर पे राइट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, अगर आपको समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।